नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आहड़ शब्द। तो पहला प्रश्न तो यही आता है, ये कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा उदयपुर में। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो नदी है आहड़ नदी, या इसी का दूसरा नाम है भेड़स नदी। अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आहड़ या भेड़स नदी का। आहड़ नदी का जो उद्गम है वो होता है उदयपुर से। तो उदयपुर में कहाँ से? गोगुंदा की पहाड़ियों से। ये गोगुंदा की पहाड़ियों से नदी निकलकर उदय सागर झील में आके गिरती है। और इसके बाद इस नदी का नाम हो जाता है भेड़स नदी। और इस भेड़स नदी के नाम से ही कहाँ मिलती है? बनास नदी। बनास नदी में कहाँ मिलती है? बिगोज नामक स्थान है, वो है भीलवाड़ा में। तो सबसे बड़ी बात, कहाँ से उद्गम होता है? आहड़ नदी का कहाँ से उद्गम होता है? उदयपुर की जो गोगुंदा की पहाड़ियां हैं वहां से इनका उद्गम होता है। और ये नदी जब उदय सागर झील में गिर जाती है, उसके बाद इसका नाम परिवर्तन होकर भेड़स नदी होता है। और ये भेड़स नदी बनास नदी में जाके मिल जाती है। अर्थात भेड़स या आहड़ नदी किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। इस कारण इस सभ्यता को बनास संस्कृति की सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बनास नदी की सभ्यता भी कहा जाता है। दूसरा इसका नाम है मृतकों का टीला। क्या नाम है? मृतकों का टीला। इस सभ्यता का अन्य नाम है। ये क्या है? अन्य नाम। अब क्यों कहा जाता है मृतकों का टीला? क्योंकि ये सभ्यता 8 बार तो खत्म हुई और 8 बार ही पुनः बनी। इस कारण इस सभ्यता का नाम क्या कहलाता है? मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और भी इसके उपनाम है, काले, लाल, मृदभान की सभ्यता। क्यों कहा जाता है काले और लाल मृदभांडों की सभ्यता? क्योंकि यहाँ पर काले और लाल मृदभान बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। क्या? काले एंड लाल मृदभान बड़ी संख्या में मिले हैं, इसलिए इसको बड़े बड़े मृदभांडों की सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़े बड़े मृदभांडों की सभ्यता भी कहा जाता है। ये तो हुए इसके उपनाम। इस सभ्यता का एक स्थानीय नाम भी है। क्या नाम? स्थानीय नाम क्या है? इस सभ्यता का स्थानीय नाम है धूलकोट टीला। धूलकोट भी कहते हैं इसको। सॉरी, धूलकोट। क्योंकि ये जो सभ्यता है इसका सबसे पहले जो उत्खनन होता है धूलकोट के टीले पर पता चला था, इसलिए इसको धूलकोट की सभ्यता भी
कहते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो उत्खनन हुआ है, इस सभ्यता का मैक्सिमम जो उत्खनन हुआ है वो कहाँ हुआ है? धूलकोट के टीले पर। इसलिए इस सभ्यता का उपनाम, एक स्थानीय नाम है, वो धूलकोट भी है। इसके अलावा 10वीं और 11वीं सदी में, 10वीं और 11वीं सदी में इसे आघाटपुर या आघट दुर्ग भी कहा गया। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि आघाटपुर किस सभ्यता से संबंधित है? आहट सभ्यता से। ठीक है, सर्वाधिक उत्खनन कहाँ हुआ? धूलकोट के टीले पर, इसलिए इसको धूलकोट सभ्यता भी कहते हैं। का प्राचीन नाम क्या था? आहट सभ्यता का प्राचीन नाम ताम्रवती। कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि आहट सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? ताम्रवती। आगे अपन बात करते हैं, इसकी खोज किसने की? इसकी खोज करता था। तो सबसे पहले इसके बारे में जो खोज की वो की अक्षयकीर्ति व्यास ने। कब की? 1953 में। उत्खनन कार्य से संबंधित कौन कौन थे? उत्खनन कार्य, तो ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न का संबंध आहट सभ्यता से नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यह है तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल याद करना है, HD सांखलिया, VN मिश्र, रत्नचंद्र अग्रवाल, चौथा नाम है PC चक्रवर्ती। चारों नाम आपको याद करने हैं। कौन कौन से हैं चारों नाम? और वापस रिपीट करते हैं, HD सांकलिया, VN मिश्र, रत्नचंद्र अग्रवाल और चक्रवर्ती। ठीक है, तो सांकलिया, मिश्र, रत्नचंद्र, चक्रवर्ती, ये चारों नाम उत्खननकर्ताओं से संबंधित है। इस सभ्यता का समय समय क्या बताया गया है? जो समय बताया गया है 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, ये लगभग समय इस सभ्यता का आंका गया है। अब आगे अपन इस सभ्यता की विशेषताओं की बात करते हैं। विशेषताएं, तो पहली विशेषता, ये ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? ग्रामीण सभ्यता। अब आपको पता होना चाहिए कि पुराने जमाने में, आज से 20-25 साल 30 साल पहले, हमारे जो ग्रामीण जो परिवेश था, उसमें अधिकतर जो मकान थे वो कच्चे मकान थे। तो वैसे ही मकान, ध्यान रखना, आहट सभ्यता में मिले हैं। मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार के मकान मिले हैं। एक डायग्राम के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि सबसे पहले ये जो नींव है, ये पत्थर की बनी है। पहली विशेषता तो यही है कि मकानों की जो नींव थी वो किसकी बनी हुई थी? पत्थर की बनी। इनकी जो छत थी वो ढलवा छत थी। कैसी छत थी? छत कैसी थी? ढलवा। फिर इसके बाद छत जो थी वो बांस और घास फूस से, किससे? बांस और घास फूस से बनी हुई होती थी छत, और ढलवा छतें होती थी
अब दीवारें, जो दीवारें हैं वो मिट्टी की ईंटें जो होती थी, मिट्टी की कच्ची ईंटें, कच्ची ईंटों से बनी हुई थी। इसके अलावा क्या विशेषता थी कि कई बार कई घरों में 6 चूल्हे मिले हैं। क्या मिले हैं? 6 चूल्हे मिले हैं। ये जो 6 चूल्हे हैं वो किस ओर संकेत करते हैं? संयुक्त परिवार। जो मकान के अंदर 6 चूल्हे मिले हैं वो संयुक्त परिवार प्रथा को इंगित करते हैं। ठीक है, इनके अंदर, घरों के अंदर अनाज की चक्कियां मिली है, इस प्रकार की चक्कियां मिली है, या आप इस चित्र में भी देख सकते हो, इस प्रकार की अनाज की चक्कियां मिली। और इस प्रकार की देखो कतार में चूल्हे मिले हैं। ये आहड़ सभ्यता का ही है। और ये 2 मुंह वाले चूल्हे भी कई जगह मकानों के अंदर मिले हैं। इसके अलावा हमने अभी बात की थी कि इस सभ्यता को काले और लाल मृद भांडों वाली सभ्यता भी कहते हैं। तो आप ये मृद भांड देख सकते हैं कि इस प्रकार के काले और लाल मृद भांड, मिट्टी के मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, ये यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब स्थानीय भाषा में जो मृद भांड है, इनको गोरे और कोठे कहा जाता है। स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इनको, बड़े बड़े मृद भांडों को गोरे और कोठे कहा जाता है। इसलिए इस सभ्यता का नाम जो रखा या पड़ा, गोरे व कोठे की सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता को कई बार सुनाया गया है और यकीन मानिए कई एग्जामों में आगे भी आएगा कि गोरे और कोठे की सभ्यता किसे कहा गया है। आहड़ सभ्यता को क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ बड़े बड़े मृद भांड मिले। अब ये मृद भांड किस काम आते थे? तो मैंने यहाँ आपको बताया कि इस प्रकार की अनाज की चक्कियां मिली है। तो अनाज को रखने के लिए ये जो बड़े बड़े मृद भांड होते थे, ये अनाज को रखने के काम में आते थे। इसके अलावा और भी इसकी विशेषताएं हैं, उन पे अपन गौर करेंगे। हाँ, मकान जो है ये कैसे थे? आयताकार। ठीक है, और इसकी विशेषताओं अपन बात करते हैं कि यहाँ पर तांबे की भट्टियां मिली है। तांबे की भट्टियां मिली है। तांबे की भट्टियां मिली है, इसका मतलब क्या होता था कि यहाँ पर तांबे को गलाया जाता था। तांबे को गलाया जाता था। और तांबे की यहाँ पे 6 यूनानी मुद्राएं मिली है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई। 6 यूनानी मुद्राएं और 3 मोहरे, और तीन मोहरे प्राप्त हुई। ये जो यूनानी मुद्राएं हैं, इसमें से एक मुद्रा ऐसी मिली है जिस पर एक और तो त्रिशूल का साइन है, एक और तो त्रिशूल का साइन है, और दूसरी तरफ एक अपोलो देवता की, जिसमें अपोलो देवता की एक तस्वीर मिली है छपी हुई इसके ऊपर। दूसरी तरफ जो तीर कमान लिए हैं, तीर और तरकस, तीर और तरकस लिए हुए हैं। ये आकृति का एक मुद्रा मिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां पर अपोलो, एक यूनानी मुद्रा मिली है जिसमें एक और अपोलो देवता और दूसरी ओर त्रिशूल की आकृति का मुद्रा है। तो सीधा सा आंसर होगा आहड़ सभ्यता। और इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। रंगाई और छपाई, रंगाई और
छपाई के छापे मिले हैं। ठीक है, तो ये विशेषताएं हमको याद रखनी है या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तांबे की और भी कई वस्तुएं मिली हैं, जैसे कुल्हाड़ियां, अंगूठियां, चूड़ियां, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें तांबे के उपकरण मिले हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। समाधान क्या था यहाँ पे? समाधान, समाधान का मतलब सबका अंतिम संस्कार से संबंधित थी। तो यहाँ पर जो समाधि मिली है, जो सबको दफनाया जाता था, उसमें उत्तर दिशा की तरफ तो होता था व्यक्ति का सिर और साउथ दिशा की तरफ होता था उसके पैर। इसके साथ साथ कुछ आभूषण भी मृतकों के साथ, आभूषण भी मिले हैं मृतकों के साथ, जो इस चीज को इंगित करते हैं कि ये लोग पुनर्जन्म को मानते थे, पुनर्जन्म को मानते थे। ये यहाँ की एक और विशेषता है। फिर आगे अपन बात करते हैं। एक बेल आकृति की, बेल की आकृति की मूर्ति मिली है। इस बेल की आकृति की जो मूर्ति मिली है, उसे संज्ञा दी गई है बनासियन, बनासियन बुल। तो सीधा सीधा कई बार क्यों जाना जाता है कि बनासियन बुल की जो आकृति की मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आंसर होगा आहट सभ्यता। ये कहीं से भी प्राप्त नहीं हुई अन्य सभ्यताओं से। बनासियन जो बुल है वो टेराकोटा पद्धति से बनी हुई एक मूर्ति है जो आहट सभ्यता से प्राप्त हुई है। और हम बात करें यहाँ पे, एक यहाँ पर बिना हत्थे वाला, बिना हत्थे वाला जलपात्र मिला है। जैसे ये समझिए, ये ऐसा जग है जिसमें कोई भी हत्था नहीं है पकड़ने का। ऐसा जग ईरानी सभ्यता में भी मिलता है। तो ईरानी सभ्यता के समान ही आहट सभ्यता में भी बिना हत्थे वाला जलपात्र पाया गया है। इस सभ्यता में तीन स्तर पर, इस सभ्यता में तीन स्तरों पर उत्खनन हुआ। पहले स्तर को में जो प्राप्त हुई वो थी स्फटिक। दूसरे स्तर पर जो उत्खनन हुआ वो लोहा और तांबा। तीसरे स्तर पर मृदभांड की प्राप्ति हुई थी। तो तीन स्तरों पर इसका उत्खनन हुआ। एक बार अपन वापस देखते हैं सारी ही चीजें रिवीजन के तौर पर। आहट सभ्यता, आहट सभ्यता कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। कौन सी नदी पर? आहट नदी पर। आहट नदी का ही दूसरा नाम क्या है? भेड़क नदी। कहाँ से उद्गम होता है इस नदी का? उदयपुर में जो गोगुद्दा की पहाड़ी है वहां से उदय होता है। ये आहट नदी जब उदय सागर झील में गिरती है, इसके बाद में इसका नाम भेड़क नदी हो जाता है। उस भेड़क नदी ही कहाँ जाके गिरती है? बनास नदी में गिरती है। और वो कहाँ पर? बिघोर भीलवाड़ा में। इसलिए ये बनास की सहायक नदी है। इसी वजह से इसको बनास नदी की सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का अन्य नाम है मृतकों का टीला। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर ये सभ्यता 8 बार तो बनी और 8 बार ही खत्म हुई। और नाम है इसका काले लाल मृद भांडों की सभ्यता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काले और लाल जो मृद भांड है बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। बड़े बड़े मृद भांडों की सभ्यता भी इसको कहा जाता है क्योंकि बड़े बड़े मृद भांड मिले हैं। स्थानीय नाम भी है इस सभ्यता का, उसका नाम है
धूलकोट। क्या नाम है? धूलकोट। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो उत्खनन हुआ है इस सभ्यता का वो किस टीले पर हुआ है? धूलकोट के टीले पर। 10वीं और 11वीं सदी में इसको अघाटपुर या आघट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। इसका प्राचीन जो नाम है वो है ताम्रवती। फिर अपन बात करते हैं कि खोज किसने की। खोज जो इसकी की वो है अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की और इसका उत्खनन कार्य किसने किया? एस डी सांकलिया, वी एन मिश्र, रत्नचंद्र अग्रवाल, चक्रवर्ती। ये 4 लोग थे जिन्होंने समय समय पर इसका उत्खनन किया। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, सांकलिया ने इस सभ्यता को क्या कहा? मैं आपको बताता हूँ, कॉपर एज। क्या कहा? कॉपर एज या ताम्रयुग कहा इस सभ्यता को, काल को। वैसे ही सभ्यता में आपको बताऊं कौन सी सभ्यता थी? ताम्र पाषाण। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, ताम्र पाषाण सभ्यता। और ये लोह युगीन सभ्यता भी थी। बाद में यहाँ पे लोह युगीन सभ्यता भी फली फूली। तो सबसे बड़ी आर्य सभ्यता का एजुकेशन आ गया था। कौन सी सभ्यता थी? ताम्र पाषाण सभ्यता। इसके साथ साथ लोह युगीन सभ्यता भी ये थी। इसके बाद में समय का जो माना जाता है वो लगभग 2000 बीसी से 1200 ईसा पूर्व। ये पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। की विशेषताओं में हमने बात की थी ग्रामीण सभ्यता में कैसे, जैसे इसके मकान है, मकान कैसे बने होते थे? ढलवा इनकी छत होती थी, पत्थर की नींव होती थी मकानों में, और जो छत बनी होती थी बांस और घास फूस की बनी होती थी, दीवारें मिट्टी की जो कच्ची ईंटें हैं उनकी दीवारें बनी होती थी। एक घर ऐसा प्राप्त हुआ है जहाँ 6 चूल्हे मिले हैं, और ये 6 चूल्हे मिले हैं, इसका मतलब ये दर्शाता है कि यहाँ पर संयुक्त परिवार की प्रथा विद्यमान थी। घरों के अंदर चाकियां मिली है। क्या मिली है? अनाज की चक्कियां। क्या मिली है? अनाज की चक्कियां। और ये अनाज की चक्कियां मिली है, और तो अनाज रखने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े मर्दभांड मिले हैं। जैसे ये अनाज रखने के मर्दभांड होते थे, और ये मर्दभांड इतने बड़े होते थे कि इस सभ्यता का नामकरण ही क्या पड़ गया? बड़े बड़े मर्दभांडों की सभ्यता। गोरे और कोठे की सभ्यता भी इसे कहा गया, क्योंकि स्थानीय भाषा में मर्दभांडों को गोरे और काठे कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें के जो पत्थर है और चूल्हे हैं। इसके बाद और विशेषताओं की अपन बात करें तो यहाँ तांबे को गलाने के लिए भट्टियां मिली हैं, और तांबे की ही 6 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इसमें एक मुद्रा तो ऐसी है जिसमें एक ओर तो त्रिशूल की आकृति है, एक ओर तो त्रिशूल की आकृति छपी हुई है मुद्रा पर, और दूसरी ओर अपोलो जो देवता है, अपोलो देवता का चिन्ह मिला हुआ है, जिसमें सर्कल और तीर वो हाथ में लिया हुआ है। इसके अलावा रंगाई और छपाई के छापे मिले हैं, तांबे की कुल्हाड़ियां, अंगूठियां, चूड़ियां मिली है। समाधान कैसा था? मृतकों को कैसे दफनाया जाता था? तो मृतकों को का जो सिर है वो उत्तर दिशा में होता था, उसके पैर जो हैं वो दक्षिण दिशा में होते थे, और मृतकों के साथ साथ आभूषण भी मिलते हैं दफन इनके साथ। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ के जो सभ्यता के जो लोग हैं वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इसके अलावा एक बेल आकृति की मूर्ति मिली है, जिसको बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। फिर बिना हत्थे वाला जलपात्र मिला है, जो ईरानी सभ्यता में भी इसी प्रकार का बिना हत्थे वाला जलपात्र मिलता है। 3 स्तर पे इसका उत्खनन हुआ। कितना? 3 स्तर पर उत्खनन हुआ। प्रथम स्फटिक, दूसरा लोह है, और तांबा, तीसरा मृदभांड। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी आर्य सभ्यता। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूले, ताकि आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।